अच्छा, कभी सोचा है कि एक भूत की कहानी असल में डरावनी क्यों लगती है? क्या वो सिर्फ अंधेरा है या फिर उस अंधेरे में जो छिपा है वो है असली डर? चलिए, आज हम डर के इसी मनोविज्ञान को समझने के लिए दो कहानियों की, कह सकते हैं, चीरफाड़ करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है राघव से। सोचिए, दिवाली की एकदम काली रात, अमावस्या, घना जंगल, और राघव अपनी कार से उतरकर जमीन खोद रहा है। उसके चेहरे पे ना सिर्फ पसीना नहीं बल्कि खौफ भी साफ दिख रहा है। और ठीक इसी वक्त कहीं दूर एक और कहानी चल रही है। एक नौजवान है, धीरज। वो एक वीरान, बदबूदार सरकारी मुर्दा घर में अपनी नई नौकरी की शुरुआत कर रहा है। मतलब एक ऐसी जगह जहां जिंदों से ज्यादा मुर्दे हैं और उनकी भी परवाह करने वाला कोई नहीं। तो सवाल यही उठता है ना कि एक जबरदस्त डरावनी कहानी का नुस्खा क्या है? कौन से मसाले पड़ते हैं इसमें? चलिए, इन दो कहानियों के जरिए डर के इसी फॉर्मूले को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास है आतंक की दो कहानियां। एक तरफ राघव, दूसरी तरफ धीरज। और दोनों की जिंदगी ना एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से अलौकिक दुनिया का जाल बिछना शुरू होता है। देखिए, हर डरावनी कहानी की जड़ में ना कोई गलती या गुनाह होता है। अब यहां पर देखिए फर्क कितना बड़ा है। राघव का पाप है एक्टिव। उसने जानबूझकर लालच में अपनी पत्नी की हत्या की। और वहीं दूसरी तरफ धीरज है। उसका पाप पैसिव है। उसने हताशा में, मजबूरी में चेतावनियों को अनदेखा कर दिया। अब जब गुनाह हो जाता है तो कहानी में एंट्री होती है एक चारे की, एक प्रलोभन, एक लालच जो हमारे किरदार को मकड़ी की तरह अपने जाल में खींचता है। देखते हैं इन दोनों के लिए ये चारा क्या था। तो राघव के लिए ये चारा क्या है? देखिए, उसकी कार अचानक खराब हो जाती है और घने जंगल के बीच में उसे एक झोपड़ी दिखती है। जाहिर है उसे वो एक महफूज जगह लगेगी, एक पनाहगाह। लेकिन उसे क्या पता कि वो पनाहगाह नहीं बल्कि जाल का सेंटर पॉइंट है। धीरज का जाल ना बहुत धीरे धीरे बुना जाता है। पहले तो मुर्दा घर का वो भयानक माहौल, फिर वो अजीब चुपचाप रहने वाला चौकीदार रामलाल, ऊपर से गांव वालों की चेतावनियां। ये सब मिलकर एक ऐसा मकड़ जाल तैयार कर रहे थे जिसमें वो बस फंसता ही चला जा रहा था। और हॉरर का एक नियम है, ये जो चारा होता है ना, ये हमेशा एक भयानक रहस्योद्घाटन की तरफ ले जाता है। वो ओ माय गॉड मोमेंट जब डर का असली चेहरा पर्दे के पीछे से बाहर आता है। तो राघव को पहला झटका लगता है। वो खूबसूरत लड़की जिया, जिससे वो मिला था, असल में कोई इंसान है ही नहीं, वो एक आत्मा है। और उसे बुलाया किसने था? उसी की बीवी माया ने, जिसे उसने खुद मारकर दफनाया था। सोचिए जरा, जाल कितना परफेक्ट था। अच्छा, तो राघव की कहानी का पजल तो सॉल्व हो गया, लेकिन धीरज का क्या? उस मुर्दा घर का, उस चुपचाप रहने वाले चौकीदार का क्या राज है? उसका काला सच क्या है? और इसका जवाब धीरज को तब मिलता है जब वो देर रात मुर्दा घर वापस आता है। और वहां वो जो मंजर देखता है ना, उससे किसी की भी रूह कांप जाए। उसका साथी रामलाल जमीन पर पड़ी एक लाश को एक जानवर की तरह नोच नोच कर खा रहा था। अब कोई भी सोचेगा कि इससे डरावना और क्या हो सकता है, राइट? लेकिन ये तो बस ट्रेलर था। असली हॉरर पिक्चर का क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था। तो उसी भगड़दड़ में, उसी अफरा तफरी में मुर्दा घर की एक दराज खुलती है और उसमें से एक और लाश जमीन पर आ गिरती है। और इसी पल कहानी का सबसे बड़ा, सबसे डरावना सच सामने आता है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि असली रामलाल की थी। जी हां, मतलब धीरज इतने दिनों से जिसके साथ काम कर रहा था, जिसे वो अपना साथी समझ रहा था, वो तो एक भूत था। तो अब जब सारे राज खुल चुके हैं तो बात आती है अंजाम की। बदला। दोनों कहानियां प्रतिशोध के एक ऐसे चक्र को पूरा करती हैं जहां इंसाफ अलौकिक तरीके से होता है। राघव का जो हश्र होता है ना, वो पोएटिक जस्टिस का, मतलब काव्यात्मक न्याय का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोचिए, जिस जगह, जिस जमीन में उसने अपनी पत्नी को दफनाया था, ठीक उसी जगह, उसी जमीन में वो खुद दफन हो जाता है। उसका गुनाह ही उसकी कब्र बन जाता है। और मुर्दा घर का श्राप, देखिए, ये एक चक्र है जो कभी नहीं टूटता। पहले एक नया हताश कर्मचारी आता है, फिर उसे चौकीदार की भयानक सच्चाई पता चलती है, और फिर वो खुद उस श्राप का हिस्सा बन जाता है।
मतलब धीरज सिर्फ एक विक्टिम नहीं था, वो तो उस खौफनाक चेन की अगली कड़ी बन गया था और अब वो अगले शिकार का इंतजार करेगा। अब आते हैं कहानी के उस आखिरी सीन पर, वो फाइनल इमेज जो कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग से नहीं निकलती, जो रात में सोने नहीं देती। राघव की कहानी का अंत होता है माया की जीत से, और जंगल में एक कार के रेडियो से सिर्फ एक औरत की संतुष्ट गहरी हंसी की आवाज गूंजती रहती है, हमेशा के लिए, उसके पूरे हो चुके बदले की गूंज। और धीरज का अंत, वो शायद उससे भी ज्यादा डरावना है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि धीरज अपने नाखूनों में फंसे मांस को अपने मुंह में डालता है और एक खौफनाक मुस्कान देता है। वो अब इंसान नहीं रहा, वो मुर्दा घर का नया मॉन्स्टर है और डर का ये चक्र अब वो आगे बढ़ाएगा। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है ना, कि एक राक्षस पैदा कैसे होता है? क्या वो राघव की तरह बुराई से जन्म लेता है, या फिर धीरज की तरह उसे हताशा, उसे मजबूरी बनाती है? यही सवाल इन दोनों कहानियों के दिल में है, और शायद हॉरर का असली